अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवार खान और मैं हूं आपके साथ ज़रिया इरफान। तो जनाब, खबर ये आ गई है कि G20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम की नई जर्सी की रुनुमाई कर दी गई है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से सोशल मीडिया पर मैट्रिक्स जर्सी की रुनुमाई की गई है, जिसके डिजाइन में वो जज्बा नुमाया है जो कि क्रिकेट से मोहब्बत करने वाले हर पाकिस्तानी के अंदर गूंजता है। और पीसीबी ने नई न्यू जर्सी में, इस नई जर्सी में कौमी क्रिकेट की जो तस्वीर हैं वो भी जारी कर दी। बिल्कुल ऐसी है। मैट्रिक्स जर्सी को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ऑफिशियल ऑनलाइन स्टोर से ऑर्डर पर हासिल भी किया जा सकता है और फिर हम देखते हैं कि ये जर्सियां पहनकर ही शायकीन जो है वो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को हमें सपोर्ट करते हुए दिखाई भी देते हैं, जो कि ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 में हमारी शानदार रवायात दिखाने के लिए भी तैयार हैं। तो बाबर आजम ने इस हवाले से गुफ्तगू भी की है और उनका ये कहना था कि अगर हम पिछले वर्ल्ड कप की बात करें तो वो माजी का हिस्सा हो चुका है, हमें अपने अगले वर्ल्ड कप पर फोकस करना है और हम कोशिश यही करेंगे कि इस बार ट्रॉफी घर लेकर आए। इसके साथ साथ पाकिस्तानी टीम दौरा आयरलैंड के लिए भी रवाना हो चुकी है। अच्छा, जर्सी का तो हमने देखा कि वो तो सामने आ चुकी है, लेकिन अभी तक जो स्क्वाड है वर्ल्ड कप के लिए जिन्होंने वो पहननी है वो अभी तक मंजर आम पर नहीं आए हैं, तो उसका भी इंतजार किया जा रहा है। इस हवाले से आगे चलकर मजीद भी बात करेंगे। अभी शामिल करते हैं टॉप स्टोरीज। फैजाबाद धरना कमीशन रिपोर्ट, चीफ जस्टिस के सख्त सवालात। मरवत की छुट्टी, शेख का कुरा निकल आया। सऊदी अरब ने दोस्ती का हक अदा कर दिया। बाबर अमेरिका फतह करने के लिए पुराज़्म। सबसे पहले बात करेंगे फैजाबाद धरना नजरसानी केस की, जहां सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स में कहा है कि फैजाबाद धरना फैसले पर अमल दरामद कर लिया जाता तो फिर 9 मई के वाकयात ना होते। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक भी अपील जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है और मखसूस नशिस्तों से मुतालिक पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला था उसे मुअत्तल कर दिया गया है। और इस फैसले के आने के बाद इस्लामाबाद में सलमान अकरम राजा के मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर ये कह रहे हैं कि हमारी 78 नशिस्तें दूसरी जमातों को दी गई। इन सीटों की बुनियाद पर हुकूमत 2/3 अक्सरियत का दावा कर रही थी। बिल्कुल, और इस सारे अमल के बारे में हम कहते रहे कि हमारे साथ गैर-आईनी सलूक हुआ। उसके साथ साथ वफाकी वज़ीर कानून ने इस बयान के हवाले से एक अपनी तफसील दी कि इसमें सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों के देने की अबूरी हुक्म और पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार देने पर वज़ीर कानून ने कहा है कि ये आइन की तशरीह का मामला है, तो मुनासिब होता लार्जर बेंच कोई हुक्मनामा जारी करता। PTI सियासी कमेटी ने, हम देख रहे हैं कि चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए वकास अकरम के नाम की मंजूरी भी दे दी और कहा यह जा रहा है कि सियासी कमेटी ने शेर अफजल मरवत की जगह शेख वकास अकरम को चेयरमैन PAC बनाने का फैसला किया। बिल्कुल, दूसरी जानिब अपोजिशन लीडर उमर अयूब और अमरीकी सफीर के दरमियान मुलाकात हुई है और इसके साथ साथ सूबों में नए गवर्नर अपने हल्फ भी ले रहे हैं। फैसल करीम कुंडी KP और गवर्नर बलोचिस्तान शेख जाफर मंदुखेल ने अपने मनसब का हल्फ उठा लिया है और आज तवक्को है कि पंजाब में गवर्नर के ओहदे का हल्फ सरदार सलीम हैदर अपने ओहदे का हल्फ आज उठा लेंगे। इस हवाले से मजीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन के सीमार आमिर इलियास राणा साहब ने। राणा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान में हम देखते हैं कि इस तरह के कमीशन बहुत बार बनते हैं, इस तरह की मुहिम रिपोर्ट भी पेश करते हैं ताकि कुछ लोगों की अगर हम बात की जाए या किसी खास फर्द की बात करें तो उसको फिर फायदा देने की कोशिश पूरी की जाती है। चीफ जस्टिस ने जो एतराज़ात किए हैं फैजाबाद धरना के हवाले से, आपको लगता है कि वो दुरुस्त मालूम हो रहे हैं? वो कहते हैं कि अगर उसी वक्त सही एक्शन लिया होता तो फिर सानिया 9 मई भी ना होता। देखें, ये जो कल कार्रवाई हुई और उस पर 2 हफ्ते के लिए मुलतवी हुई और अटॉर्नी जनरल ने उसका जवाब देना वफाकी हुकूमत की तरफ से, ये जो कमीशन बनाया गया था ये बनाया था निगरान हुकूमत ने। और फिर जिस तरह वो करते रहे, देखें जब ये रिपोर्ट किस्तों में सामने आती रही तो सबसे बड़ा इतराज पहले ख्वाजा आसिफ ने किया, फिर एहसन इकबाल की तरफ से आया। शाहिद खाकान अब्बासी ने एक तरह से क्लीन चिट दी है और उन्होंने जिम्मेदारी ली अपनी कि जी, लेकिन इन वजूहात पे नहीं गए जो चीफ साहब कह रहे थे कि भाई ये धरना लाया कैसे गया, स्पॉन्सर कौन कर रहा था और धरने करने वालों से तो किसी ने नहीं पूछा। तो ये कमीशन तो एक फर्द की क्लीन चिट दे रहा था। अब चूंकि ये सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है, हमें उस फाइंडिंग का इंतजार करना चाहिए जो काजी साहब 2 हफ्ते बाद ये लगाएंगे और फाइनल फैसला करेंगे। एक तो गवर्नमेंट बता देगी कि इस कमीशन की रिपोर्ट पे उन्हें एतमाद है या नहीं और पब्लिक करना है या नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट के आज जो सीनियर 2 वफाकी वज़रा हैं
वो इस कमीशन की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है। तो मुझे तो नहीं लगता कि वो इस कमीशन को ओके करेंगे, बल्कि वो कहेंगे कि कोर्ट अगर कोई नया खुद अपॉइंट करना चाहे इस मामले के ऊपर तो गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करेगी। ये कमीशन तो बिल्कुल क्लियर है कि जिस तरह ख्वाजा आसिफ ने बबांगे दौल कहा कि मुझे ये लग रहा था 1 घंटे के बाद कि मैं फजूल आके बैठ गया हूँ, कि ना वो मुझसे सवाल करना चाह रहे थे, ना कोई बात पूछना करना चाह रहे थे। मतलब उनका भी ख्याल यही था कि सवालनामा जाता, चुप करके एक जवाब आ जाता और हम अपना काम कर देते। डंग टपाओ काम था। बस इस कमीशन की यही कार्रवाई है। और जाहिर है काजी साहब जो ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं कि हमारे यहाँ कभी भी, मैं इसको स्पेसिफिक पीटीआई छोड़ दें क्योंकि जो धरना था वो पहला था, चाहे वो हक में पीटीआई के जा रहा था, उस वक्त की गवर्नमेंट के खिलाफ जा रहा था, लेकिन तहरीक लब्बैक थी। और अब तहरीक इंसाफ की तरफ इशारा है जो 9 मई का था। तो पाकिस्तान में चूंकि मिसालें किसी की बनाई नहीं जाती कि सजाएं दी जाएं और फिर लोग डरें, क्योंकि सबको पता है कि मैं किसी ना किसी तरीके से निकल जाऊंगा। मैं छोटी सी मिसाल यही करूंगा कि जब हम पाकिस्तानी कहीं बाहर जाते हैं, रूल ऑफ लॉ पे हमसे ज्यादा कोई अमल नहीं करता, ऐसे डिसिप्लिन में खड़े होते हैं जैसे फौज से निकल के आए हैं, लाइन में भी लगेंगे और एटिकेट्स में हम सबसे आगे होंगे। और जब पाकिस्तानी किसी एयरपोर्ट पे वापस आते हैं तो हमारी उछल कूद खत्म नहीं होने में आ रही होती कि मैं सबसे बड़ा वीआईपी हूँ। ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो वीआईपीज हैं, मैं आम आदमी की नहीं बात कर रहा। वो बेचारा हर जगह ठीक ही चलता है जी। तो हमारे यहाँ अल्लाह करे कि इस हवाले से कोई फैसले हो जाए और उन पर अमल भी हो जाए। ठीक। अच्छा, एक और हाँ मामला आमिर साहब, अदालत ने, हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को देने का पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल किया कल, और हुक्मनामे में ये भी कहा कि मखसूस नशिस्तों का मामला जो है वो सियासी जमातों को बाद में दी गई नशिस्तों की हद तक है। आपको क्या लगता है कि हुकूमत इस मामले पर मतलब क्या राय रख सकती है? क्योंकि इस पर हमने सलमान अकरम राजा साहब की भी स्टेटमेंट कल देखी, उन्होंने कहा हमारी 78 नशिस्तें थी जो कि बाकी जमातों में बांट दी गई। ये 2 तरह से केस है जी, बड़ा क्लियर है कि ये जिन लोगों को मिली है 78 नशिस्तें, ये उनकी तो नहीं थी, पहली बात। लेकिन ये उनकी भी नहीं है जो दावेदार है, क्योंकि कानून दोनों तरह से बिल्कुल वाज़ेह है कि जिसने लिस्ट दी हो, रजिस्टर्ड सियासी जमात हो, उनका कोई बंदा इलेक्ट हो या ना हो, लेकिन उन्होंने लिस्टें दी हुई हो। असल बुनियादी बात ये है। और ये बात पीटीआई के अली जफर साहब भी नेशनल मीडिया पे आके मान चुके। शेर अब्दुल मरवत को तो चुके कंट्रोवर्शियल खुद पीटीआई के अंदर कर दिया, मैं उनका नाम नहीं ले रहा, लेकिन इन दोनों ने ये कहा कि गलती हमारी थी, जब हमें चॉइस थी जमात इस्लामी एमडब्ल्यूएम की, तो हम एक ऐसी पार्टी में गए जहां नशिस्तें हमने खुद खो दी। तो ये तो बड़ी क्लियर बात है, बिल्कुल मुझे तो क्लियर है इसमें कि ये नशिस्तें अगर इन पार्टियों से बिलफर्ज सुप्रीम कोर्ट का बेंच वापस भी ले ले तो वो इन्हें नहीं दे सकता, जिसे आज सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कहते हैं, क्योंकि उस वक्त उनके पास कोई सीट नहीं थी। चाहे ये मुअल्लक हो या वो पार्लियामेंट को मामला भेज दे कि जी आप आईनी तरमीम करें, कानून में देखें क्या करना है, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट बांट नहीं सकती किसी और को। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है, जैसे फैसला सस्पेंड किया है, बड़ी डिटेल डेलिब्रेशंस 3 जून से अगर ये बेंच लार्जर बनता है और वो सुनता है, वो फैसला तब्दील भी कर सकता है। ये नशिस्तें इन्हीं के पास रह सकती हैं जिन्हें बांट दी गई हैं, और वापस ली जाके हवा में छोड़ दी जाए कि खाली रहेंगी। जैसे जनरल मुशर्रफ ने जब 2002 में ये बनाया था तो उसके अंदर ये गुंजाइश नहीं थी कि अगर एक पार्टी की लिस्ट खत्म हो जाए या लोग खुदा ना खास्ता कोई जो मखसूस नशिस्तों पे आए फौत हो जाए तो और उनकी जगह पे आपका नाम कोई नहीं है, तो वो नशिस्तें खाली थी, तो उसमें आइन खामोश था कि क्या किया जाए। तो यहाँ पे एक फैसला किया है इलेक्शन कमीशन ने, एक फैसला किया है पेशावर हाई कोर्ट ने अपहल्ड किया है, अब सुप्रीम कोर्ट ने उसे सस्पेंड किया है। तो आईनी तशरीह ज़ाहिर है ये सुप्रीम कोर्ट खुद कह चुकी कम से कम 5 रुकनी बेंच ने करनी है, तो वो हमें इंतजार करना होगा। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं, जो बातें हमने सुनी हैं, देखी हैं, समझी हैं, ये नशिस्तें पीटीआई की तो है ही नहीं, क्लेम भी किया सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने और उन्हें नहीं मिलने की। ठीक है आमिर साहब, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप का जो मामला है, आपको लगता है वो इतना क्यों उलझ गया है? अब एक और नया नाम शेख वकास का नाम सामने आ गया है। शेर अफजल मरवत की अगर बात करें, पहले यही कहा जा रहा था कि चेयरमैनशिप उन्हीं के नाम पे होगी। देखिए, 2 चीजें हैं शेर अफजल मरवत साहब के ऊपर। एक, ख्वाजा आसिफ से उनका मिलना, वो इमरान खान को सबसे नापसंदीदा लगा है। बाकी फ्रोई बात है कि सऊदी अरब का बयान दे दिया, इस तरह की बयान तो पीटीआई की सारी पार्टी और खुद खान साहब किसी भी मुल्क के बारे में जब मर्जी दे देते हैं, कोई परवाह नहीं होती। लेकिन चूंकि ख्वाजा आसिफ के साथ आपको पता है इमरान खान साहब की खास मोहब्बत है
और वो बहुत अच्छे अलकाब भी देते हैं उन्हें, तो उन्हें ये बात बिल्कुल समझ नहीं आई और ना वजाहत मानी उन्होंने। वो कहते हैं अचानक मिल गए, हालांकि वो चैम्बर में जाके मिले थे। तो ये बात खान साहब गुस्से में आए हैं और अब पॉलिटिकल पार्टी ने फैसला किया है। शेर अफजल मरवत साहब कई दफा चीजें बदलवा लेते हैं। अब उन्होंने दावा किया कि आज उन्होंने मिलना है और फैसला बदल जाएगा, तो हमें और आपको देखना होगा। लेकिन ये कमजोर फैसला साजी की बहरहाल एक बड़ी मिसाल है खान साहब की तरफ से कि वो कभी वजीर खजाना कहते हैं केपी में कौन होगा, वो नहीं बनता। फिर वो कहते हैं केपी असम्बली में असद कैसर का भाई स्पीकर होगा, वो नहीं बनता। शेर अफजल मरवत के भाई को डीनोटिफाई कर दिया गया और उन्होंने बड़े दावे किए कि हालांकि वो कह रहे थे हमने रिजाइन कराया क्योंकि एक घर में 2 ओहदे नहीं हो सकते सरकारी, जबकि स्टैंडिंग कमेटी सरकारी ओहदा नहीं होता। वो एक प्रेस्टिजियस बिल्कुल काम है कि आपको तमाम सरकारी उम्माल का काम देखना है, एहतसाब करना है। बड़ी दबंग सीट होती है, आप पैसे बनाएं या आप काम करें। इस लिहाज से चौधरी निसार और नदीम अफजल चान अपनी मिसाल आप हैं, बाकी पे आप इतनी अच्छी मिसालें नहीं दे सकते कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी किसी ने कैसे चलाई। तो ये खान साहब का फैसला साजी का फुकदान है कि वो अपने हर बंदे को कोई ना कोई ऐसी पर्ची दे देते हैं कि जाओ तुम ये बात करो, तुम ये बात करो, और सारे वो आपस में उलझते रहते हैं। इसी में खान साहब के पास लोग फिर वापस आते हैं, जाते हैं। इस क्रम में तो कोई शक नहीं है कि इसमें पीटीआई की सियासत बहुत कंट्रोवर्शियल हुई भी है। उनके अपने सपोर्टर्स को नहीं कोई राह नजर आ रही कि उन्होंने क्या करना है। बहरहाल लेकिन ऐसे में आमिर साहब, पीटीआई अब तक अमेरिका पर अपनी हुकूमत की तब्दीली के मुबैना इल्जामात लगाती आई है। अब अमेरिकी सफीर को ये वजाहतें देना या फिर डोनाल्ड लूम की उनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने आए हैं, इस बात के बारे में गुफ्तगू करना, आपको लगता है कि यहाँ पर मामलात सेटलमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, ये कोई बयानिया बनाया जा रहा है या फिर चीज़ों को थोड़ा सा टोन डाउन करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, जो गैर मुल्की सफारतकार होते हैं वो हमेशा हुक्मरानों से और अपोजिशन के लोगों से मिलते हैं। ये अलग बात कि पीटीआई, इमरान खान सब खुद जब मरियम नवाज से ये लोग मिलते थे तो बहुत सीखा होते थे। लेकिन अब उमर अयूब ने ये कहा कि जब हमसे हुआ तो वो सरकारी तौर पे यानी फॉरेन ऑफिस के जरिए हमसे राब्ते में आए। हमने कहा जी जरूर आए और हम अपनी बात उनकी सुनेंगे, अपनी बताएंगे। लेकिन जो उन्होंने प्रेस टॉक की उसके साथ ही उसमें उन्होंने बड़े लगाए कि फौजी अदालतों के, यानी उसी अमेरिका से कहते हैं जिसने हमें निकाला हुकूमत से, निकलवाया हुकूमत से, उसी को बता रहे हैं कि इंसानियत की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं या फौजी अदालतें काम कर रही हैं। तो पीटीआई की जिस तरह पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सियासत है, इसी तरह ये है कि बस लोगों को चूरन बेचा जाए कि ये ठीक नहीं, ये गलत नहीं, और जो हम कर रहे हैं वो सब कुछ सही है। चूंकि उनका चूरन बिका है पहले अमेरिका के मामले पे, तो अब उनको वजाहतें देनी पड़ रही हैं। कल सलमान अकरम राजा भी मुख्तलिफ चैनल्स पे झगड़ते उलझते नजर आ रहे थे लोगों को कि जनाब आप कौन होते हैं हमें ये कहने वाले कि हम किससे मिले ना मिले। भाई हम कब कहते हैं आपको, मीडिया नहीं कहता, ये आप ही कहते थे कि अपोजिशन का काम नहीं है कि वो सफीरों से मिले। तो जवाब जब मांगते हैं जर्नलिस्टों को लड़ पड़ते हैं। अब ये इनका मसला है। लेकिन आमिर साहब, अभी आप किस तरह से देख रहे हैं? अभी भी जो इल्जामात का सिलसिला है वो तो बानी पीटीआई की तरफ से भी जारी है, उनकी जमात की तरफ से भी जारी है। जो मिलते हैं, इस तरह की मुलाकातें करते हैं, तो क्या खुद भी इन्हें शर्मिंदगी नहीं होती? और अभी सारे 9 मई के हवाले से भी अब यही कहा जा रहा है कि 9 मई को भी मुल्क जुलूस निकालेंगे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, फिर 9 मई से आगे भी नहीं बढ़ना चाह रही। बस वो कहते हैं ना, यू टर्न तो बहुत अच्छे होते हैं, लिहाजा उनके लिए ये तो परवाह ही नहीं है कि कौन क्या कह रहा है। वो ये देखते हैं कि बात हमारी पब्लिक में ठीक जा रही है तो बस सब कुछ ठीक है, सोशल मीडिया पे ठीक जा रही है तो सब कुछ ठीक है। उनके लोग उनको डिफेंड कर रहे हैं, अंदर से जो आवाज़ आती है वो गद्दार कहलाता है। तो लिहाजा वहाँ पे अभी आज के दिन तक तो वही फैसले हैं जो माने भी जा रहे हैं, कबूल भी हो रहे हैं विद इन दी पीटीआई। और चाहे वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी हो, चाहे वो अमेरिकन सफीर से मिलना हो या किसी से भी, वो समझते हैं कि अब हमारा ये राइट है, लेकिन ये किसी दूसरे का राइट नहीं हो सकता जब वो अपोजिशन में हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया सीनियर तज़कियाकार आमिर इलियास राना हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करें। पाकिस्तान वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। और अब कुछ बात करेंगे इकॉनमी के हवाले से। और एक तल्ख हकीकत है जो कि हम सभी जानते हैं कि रिश्वत और बदउनवानी कौमी इदारों में बहुत ज़्यादा घुस चुकी है और यही वजह है कि गैर दस्तावेजी और गैर कानूनी मईशत परवान चढ़ती जा रही है, जिसका सालाना हुजम खरबों में है। और ये भारी भरकम रकूम जो कि कौमी ख़जाने में जानी चाहिए थी, लेकिन वो बदउनवान नासिर की तिजोरियों में जा रही हैं। और बदकिस्मती से पाकिस्तान के वो इदारे जो कभी रेवेन्यू फराहम करते थे, आज उल्टा मईशत पर बोझ बने हुए हैं और मुलाजमी
मुलाजिमीन को तनख्वाहें देने के लिए भारी भरकम कर्जे भी लेने पड़ रहे हैं। बिल्कुल, और इंचकारी कमीशन बोर्ड ने अपने 5 साल मंसूबे में मजीद 6 कौमी इदारे निजी शोबे को देने का प्रोग्राम बनाया है, जिसपे सऊदी अरब से सरमायाकारी के सिलसिले में मजीद पेशरफ सामने आ रही है। सऊदी अरब सरमायाकारी वफ्द के बाद अब बड़ी खबर सामने ये आ रही है कि सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का दौरा पाकिस्तान अगले हफ्ते शेड्यूल होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। और पाकिस्तान सऊदी इन्वेस्टमेंट जो है इस फोरम 2024 की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का ये कहना था कि मौशी इस्लाहात हुकूमत का तरजीही एजेंडा है और मईशत के इस्तेहकाम के लिए पॉलिसियों में तसलसल नागुज़ीर है। तो प्राइवेट सेक्टर मुल्क को लीड करने के लिए आगे बढ़े। हम ये भी देख रहे हैं कि वज़रा और ब्यूरोक्रेट्स को पीछे बैठना होगा। बजट की बात करें तो ये खबरें सामने आ रही हैं कि आइंदा माली साल का वफाकी जो बजट है वो IMF प्रोग्राम से मुंसलिक होने की वजह से बजट की तैयारी का जो है वो ताखीर का शिकार है। IMF के साथ जो टैक्स महसूलात हैं और बजट खसारा है वो तय करने के बाद बाकी चीज़ें ही तय हो सकेंगी। और इसके साथ साथ सऊदी नायब वज़ीर बराए सरमायाकारी इब्राहिम बिन यूसुफ अल मुबारक का कहना है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान निजी और सरकारी शोबे में शराकतदार को बुलंदियों तक ले जाना चाहते हैं। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। माहिर मईशत उमर फारूकी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सऊदी वक्त पाकिस्तान में मौजूद है। इस वक्त की अहमियत का अंदाज़ा अगर हम लगाते हैं, जिस तरह से सरमायाकारी की जा रही है, जिस तरह से सरमायाकार आ रहे हैं, डेलीगेशंस आ रहे हैं, जहाज भर भर के आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि इस बार हम अपने प्रॉपर होमवर्क के साथ, जिस तरह से हम ब्रेक में भी डिस्कस कर रहे थे, मेरा ये ख्याल है कि जी हमें इसके ऊपर ज़्यादा होमवर्क करने की ज़रूरत है। इंटेंशन बिल्कुल ठीक है और खुसूसी तौर पे जो प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट है ना उसका होमवर्क नहीं हुआ वो आ जाते हैं। उन सऊदी अदारे जो है ना अब बहुत, जिस तरह वर्ल्ड बैंक है ना, वो इसी तरह अपने उन्होंने एक्सपर्ट्स रख लिए हुए हैं, मुल्क से वो पैसे भी देते हैं, तो वो आपके ना प्रोजेक्ट्स को एवेल्युएट करते हैं। अब जब इधर आते हैं तो हमारे जो ख़ास तौर पे जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने अपना होमवर्क नहीं किया होता। उनकी इंटेंशन बुरी नहीं होती, उनकी इंटेंशन बिल्कुल ठीक होती है। तो इस जो SIFC है ना, इसको ज़्यादा फाल बनाने की ज़रूरत है कि इसको जो अदारे हैं ना वो मतलब लिंक किया जाए। ठीक है। और इट कैन बी लिंक थ्रू एन IT सिस्टम, क्योंकि जब कुछ ऐसी गवर्नमेंट्स में हमने काम किया है, वर्ल्ड बैंक के साथ भी मैंने काम किया है डॉक्टर महातीर पे, तो वो एक किस्म के IT सिस्टम के इंटीग्रेटेड हो जाते थे। आपने क्लिक किया, आपने देखा कि जी मैंने एग्रीकल्चर में कौन सी चीज़ें करनी जा रही, तो वो आपके सामने आ जाती थी। अब सऊदी उस टेक्नोलॉजी में चला गया, लेकिन वो नियॉन सिटी बनाने जा रहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजिकल सिटी। तो दिस इज़ व्हाट यू शुड बी डूइंग। दूसरा इशू ये है कि जो फॉरेन पॉलिसी है ना और इन्वेस्टमेंट्स, दे गो हैंड इन ग्लव। देखिए, फॉरेन पॉलिसी है, ये सिर्फ आजकल फॉरेन पॉलिसी सिर्फ इसका नाम नहीं है कि आपने वो पॉलिटिकल क्या करना है। बेसिकली इट्स ऑल अबाउट इकोनॉमी टुडे। सो द वर्ल्ड इज ऑल अबाउट इकोनॉमी, एंड यू नीड टू रीवैम्प दैट। देखिए, पाकिस्तान लकीली इस वक्त ऐसी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में है कि इफ़ वी कैन पुट आवर हेड्स टुगेदर, और हम इससे बहुत ज़्यादा गेन कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको इसका एग्जांपल और एंड वी शुड बी सीन एज द लीडर्स ऑफ द रीजन, एंड वी कैन बी। दिस इज़ द टाइम। मैं आपको मतलब मैं इन बहुत सारे मुल्कों में इंटरेक्शंस भी किए हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि जो इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है ना जियोपॉलिटिकल, फॉर एग्जांपल ईरानी सदर आए थे, तो दैट हैज गिवन यू एन uplift in the world. Now you should be looking at an economic क्या कहना चाहिए, न्यू बिल्डअप, एक इकोनॉमी। जैसे आपने बड़ा अच्छा किया सऊदीज़ को लाए। सऊदीज़ का मतलब है कि वो बाकी भी जो UAE वाले भी आ जाएंगे। फिर आपको कोशिश करनी चाहिए कि सऊदीज़ को CPEC में लाएं, देखिए, और को कन्विंस करें।
और आप अपना एक नया इकोनॉमिक ब्लॉक बनाएं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अमेरिका को कोई भी नाराजगी करें, यू कीप योर डिप्लोमेटिक टाई। अमेरिका अब वो सुपर पावर नहीं रहा जो पहले होता था, तो इस वक्त जो सुपर पावर है ना, लेकिन उसके बावजूद भी हम वो शिफ्ट नहीं कर पा रहे हैं। एक्चुअली वो हमारी इतना बड़ी बदकिस्मती है। सो बेसिकली मैं ये समझता हूँ कि इन दहाइयों से जो हम देख रहे हैं कि वो हम ताश का नुमाइंदे में गए, अमेरिकन प्रेशर के नीचे आ गए, वी लॉस्ट आर बांग्लादेश बन गया। तो अगर आज आप इकोनॉमिकली देखें ना, आप इंडिया को देख लें, इंडिया का एग्जांपल देख लें, उन्होंने अपने मीडिया के जरिए अपने वो ईरान से भी तिजारत कर रहे हैं, वो रशिया से भी ऑयल कर रहे हैं, तो और कोई सैंक्शंस नहीं है उन पर। जी आप पे भी नहीं लगेंगे। ठीक है। अच्छा फारूकी साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू, हम लोग कॉन्वर्सेशन यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अभी छोटी सी ब्रेक है विद द न्यूज अपडेट्स, और फिर उसके बाद दोबारा आ रहे हैं। फारूकी साहब हमारे साथ यहीं पर हैं। खबर शामिल करेंगे कराची से, जहां डकैतियों से तंग शहरी सड़कों पर निकल आए हैं, जिसके मनाजिर भी हम आपको भी दिखाएंगे। और शहरी इस वक्त मौजूद हैं मलीर लिंक रोड पर, एहतजाज कर रहे हैं, जहां पर गाड़ियों की भी लंबी कतारें लग चुकी हैं। ट्रैफिक पुलिस यहां से गायब हो चुकी है और मुसाफिरों को इस वक्त शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट उबैद शाह हमें इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे। जी बिल्कुल उबैद, बताइएगा सूरत हाल इस वक्त क्या है और ये एहतजाज कहाँ पर किया जा रहा है? जी बिल्कुल, शहर कायद में बढ़ती हुई डकैती और राहदानी की वारदातों पर आवाम इस वक्त मुश्तइल हो चुके हैं। मलीर कैंट चेक पोस्ट नंबर 5 के सामने से लूट मार के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी है। ये एहतजाज सुपर हाईवे मलीर लिंक रोड पर किया जा रहा है। इस एहतजाज के नतीजे में ट्रैफिक मुअत्तल होकर रह गया है। लूट मार की बढ़ती हुई वारदातों के खिलाफ एहतजाज के बाद ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर और गाड़ियों की तवील कतारें लग गई हैं। पुलिस मौके पर पहुंच गई है और मुश्तिल अफराद से मुज़ाकरात जारी हैं, उनको मुंतशिर करने की कोशिश की जा रही है। ताहम यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उन्होंने दीगर गाड़ियों के ऊपर पथराव भी किया है और सड़क पर टायर नजर आतिश करने के बाद ट्रैफिक की रवानी को मुकम्मल तौर पर रोक दिया है। सुपर हाईवे पर नई सब्जी मंडी भी मौजूद है। पुलिस का ये कहना है कि सब्जी मंडी के जो दुकानदार हैं, जो ताजिर हैं, वो एहतजाज कर रहे हैं क्योंकि आए दिन यहाँ पर लूट मार की वारदातों में इजाफा होता चला जा रहा है और उसके साथ ही साथ जो बड़े पैमाने पर कैश लेके निकलते हैं बैंकों से या मंडी में खरीदारी के लिए जो बड़े ताजिर आते हैं, उनसे लूट मार का सिलसिला हो रहा है। यही वजह है कि आए दिन डकैती मुज़ाहमत पर जख्मी होने या डकैती मुज़ाहमत के दौरान जान की बाजी हार जाने के वाक़यात में भी इस रोड पर काफी इजाफा हो रहा है। यही वजह है कि आवाम इस वक्त मुश्तइल हो चुकी है। उन्होंने सुपर हाईवे लिंक रोड को मुकम्मल तौर पर ब्लॉक कर दिया है। हैवी ट्रैफिक भी यहाँ से गुजरता है। यही वजह है कि हैवी ट्रैफिक की तवील कतारें लग गई, जिसकी वजह से दीगर गाड़ियों का रास्ता भी मुकम्मल तौर पर ब्लॉक होकर रह गया है। पुलिस का ये कहना है कि वो मुश्तिल मुजाहिरीन से एहतजाज करने वालों से मुज़ाकरात कर रहे हैं और जल्दी रोड क्लियर करवा लिया जाएगा। लेकिन तमाम तरह सूरत हाल में लोगों को काफी परेशानी का सामना है, जबकि स्कूल कॉलेजेस जाने वाले तुलबा भी इस वक्त लिंक रोड पर फंसे हुए हैं। जी बहुत शुक्रिया आपको उबैद शाह, आप हमें कराची से अपडेट कर रहे थे। फारूकी साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। बात हम इकोनॉमी के हवाले से कर रहे हैं, लेकिन सर हर एक चीज़ एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ये वही लोग हैं जिनमें आम शहरी भी शामिल हैं, जिसमें बिजनेस कम्युनिटी के लोग भी शामिल हैं, क्योंकि लोग अगर बैंक से रकम निकाल रहे हैं तो उनकी डकैतियाँ हो रही हैं, उनकी वारदातें हो रही है। हम खुद भी जानते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त कमाई करना किसी भी कारोबारी शख्स के लिए इंतहाई मुश्किल और नामुमकिन हो चुका है। दूसरी तरफ हम लोग सऊदी डेलीगेशन को वेलकम करें, जिसके बारे में भी हम गुफ्तगू भी कर रहे हैं, इंशाल्लाह उसको कंटिन्यू भी करते हैं। तो वैसे में लोगों की विद इन द पाकिस्तान भी इन्वेस्टमेंट सिक्योर नहीं है और हम लोग बाहर से भी इन्वेस्टमेंट लेकर आने जा रहे हैं। तो ये जितनी भी एक अजीब सी कैफियत है, मतलब ये बहुत ही नामुमकिन होता चला जा रहा है। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये आपको उनको यकीन दिलाना पड़ेगा और उनको आ जाएगा। मतलब ऐसे वाकयात सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होते और कंट्रीज में भी हैं। एक्चुअली हमारी मुसीबत ये है कि मैं कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन सोशल मीडिया प्रोडक्टिविटी की बजाय डिस्ट्रक्टिवनेस की तरफ जा रहा है। देखिए, व्हेन वी वर ग्रोइंग अप, मेरे वालिद डिफेंस सेक्रेटरी थे, तो हमें फौज से थे, तो हमें यही सिखाया जाता था और हम स्कूल्स में पढ़ते थे। असेंबली होती थी, आपको याद होगा, तो सबसे पहले आपको कैरेक्टर बिल्डिंग बताई जाती थी। अनफॉर्चुनेटली ना वो निज़ाम, तालीम का निज़ाम
डिक्रीज होते होते अब इस सिचुएशन पे पहुंच गए। तो आपको ये पैरेलल चीज़ें करनी पड़ेंगी। मेरा ख्याल है कराची सब पाकिस्तान का हब है, इकोनॉमिक हब है, और सारी दुनिया उसको देख रही होती है। कराची को अगर आप ठीक कर लेंगे, उनकी कोई सेफ सिटी का प्रोजेक्ट है जी। और वो किसी उन्होंने फौजी अदारे को दिया हुआ और उस फौजी अदारे ने आगे सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया हुआ, तो इस किस्म की मिसमैनेजमेंट हो रही है। तो वो आई थिंक ये सेफ सिटीज़ जो है ये तो आपको करनी पड़ेंगी। और सेफ सिटी से आगे, मैं जब गवर्नमेंट में था तो चाइना में उन्होंने स्मार्ट सिटीज़ बनाई हुई थी। तो स्मार्ट सिटीज़ के अंदर एक तो आपकी सेफ्टी आ जाती है। देखिए पंजाब में भी आपको करना पड़ेगा। तो सिंध स्टार्ट विद ये जो कराची आपका जो हब सिटी है, इसको आप सबसे पहले करें और अपना इमेज ठीक करें। आई थिंक वी नीड कोई कंसेंसस बिल्डिंग भी होनी चाहिए, जो कि हो रही है, उस तरफ जा रही है बात। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं कि क्रिटिसिज्म बाय क्रिटिसिज्म ठीक नहीं लगता। अगर सऊदीज़ ने इधर इन्वेस्ट कर दिया, देखिए आपकी जो बिगेस्ट चीज़ें हैं वो एग्रीकल्चर में जाना चाहते हैं, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर। फिर इसी तरह वो कोई प्रॉफिटेबल चीज़ें भी लेना चाहते होंगे। आई एम श्योर, आई एम नॉट श्योर कि व्हाट दी एजेंडा है, लेकिन वो आपके ये जो पावर लेस्को है, तो मुझे बताया गया कि लेस्को और मेरा ख्याल है मैपको, ये दोनों उन्होंने प्रायोरिटी नंबर 1 पे लिखा हुआ है इसको बेचने की। मेरा ज़ाती ख्याल ये है, देखिए जो मैंने विद कंट्रीज डेवलप्ड कंट्रीज़ में देखा है, देखिए जब हम डॉक्टर मातीर के साथ काम कर रहे थे उस वक्त यही सिचुएशन थी कि वो बिल्कुल बैंकरप्सी के करीब थे और IMF उनको प्रेशर कर रहा था। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक यूकैस PPP मॉडल पे एक काउंसिल बना दी, जिसके अंदर उनके सारे सूबों के चीफ मिनिस्टर्स, आर्मी चीफ, ताकि और जो फाइनेंशियल लोग हैं जैसे पेपरा रूल्स वगैरह होते हैं, तो पेपरा रूल्स जो इन्वेस्टर के ख़िलाफ़ यूज़ होते हैं। तो आपको ये ना ये जो आप जैसे मैं कह रहा हूँ ना कि जो फैसिलिटेशन अदारे हैं, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट है, प्राइवेटाइजेशन है, फिर उसके बाद देखिए दे शुड बी ब्रॉट अंडर वन रूफ। ठीक है। और एंड दे शुड एंड द फॉरेन अंडर वन मिनिस्ट्री और एंड जैसे ये SIFC का रोल है, बट इट शुड बी पुट अंडर एज अ मिनिस्ट्री, यू नो। अब क्या है कि बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट भी वो कह रहा है फैसिलिटेटेड। देखिए मैं अगर उनकी जगह, उन्होंने यही किया था, उन्होंने क्या किया था, फेडरल को एम्पावर किया था और डैशबोर्ड्स के जरिए, IT डैशबोर्ड्स के जरिए सारे प्रोविंसेस में उन्होंने लिंक अप कर दिया था। और वो जो था ना इन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री, दे हैड द पावर, दे हैड द व्हाट डू यू कॉल द मैंडेट, वो क्लिक करते थे जी। और वो फिर उनका काम था कि और फिर जो आपके कमर्शियल अटैचीज थे, इन माय ओपिनियन दे शुड बी पुट अंडर द इन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री, नॉट दी तजारत मिनिस्ट्री या कॉम। उसकी वजह यह है कि उन्होंने उनको कहना है, उनको करना। और ये आपके जो ख़ास तौर पे जो जितने भी मिशंस हैं, आप उनको दें, इंसेंटिव दें कि भाई अगर आप इतनी इन्वेस्टमेंट्स लाओगे तो आपकी ये ग्रोथ होगी, जैसे एक ये फायदे आपको मिल सकते हैं बिजनेस। सो बेसिकली ना वो उस तरफ हम जा रहे हैं, लेकिन we are very polarized at this time, and that polarization will automatically disappear आपकी इन्वेस्टमेंट शुरू हो गई। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट मिशन है। और अच्छा, हम ये भी देख रहे हैं कि ना फारूकी साहब की कि एक ऐसा इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान हम लोग आगे लीड कर रहे हैं, जिस तरीके से हमारी अस्करी क़यादत इसको खुद मॉनिटर कर रही है कि किस तरीके से हम पाकिस्तान की इकोनॉमी को ठीक कर सकें। मुझे ऐसा लगता है कि शायद हमें अब एक ऐसे मिशन की ज़रूरत पड़ चुकी है कि जैसे माजी में अस्करी क़यादत की तरफ से ऑपरेशन रद्दुल फसाद, ऑपरेशन ज़रब अब शुरू किए गए थे ना, तो हमें भी इस वक्त ना कोई मईशत को लेकर किसी कैसे ऑपरेशन की ज़रूरत है कि जिसमें हम दाएँ बाएँ किसी और चीज़ को ना देखें। पाकिस्तान को बिल्कुल इकोनॉमिक रिवाइवल की इसमें बेहद ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग ज़बानी कलामी कह सकते हैं, लेकिन किसी हद तक हम लोग कोलैप्स कर चुके हैं। आप बिल्कुल सही कह रही हैं और मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ, क्योंकि इस वक्त की जो सिस्टम में
जो अस्करी क़यादत है उसकी बड़ा एक अहम रोल है, इम्पोर्टेंट रोल है, पॉलिटिकल भी, अदरवाइज भी। तो दे आर दी ओनली पीपल हु कैन एक्चुअली मेक दिस हैपन। बट ऑफ कोर्स यू हेयर दिस कि देखिए आपका जो प्रॉब्लम, मैंने ये जो फील किया है, जो मैं पहले इतना नहीं था, जो ही पाकिस्तान के साथ ना, देखिए मैं सारे सोशल मीडिया को नहीं कह रहा, ऑल ऑफ देम आर नेशनलिस्ट, बट देयर इज समथिंग रॉन्ग। जो ही आप जैसे ना ये बात शुरू हुई, बजाय कि उसको पॉजिटिव रखने के उसकी नेगेटिविटी आपकी टांग खींच रहे हैं। तो मैं जैसे मैं कह रहा था, व्हेन वी वर ग्रोइंग अप, हमारे साथ जो एक चीज़ लगी हुई थी कि पाकिस्तान is first, and that has somewhere, that has gone because of the pressures of economy in the families, तो वो चेंज हो गया, फैमिली बॉन्डेज भी चेंज हो गया। लेकिन इसलिए जिस वक्त भी आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग हुई, जो कि मैं समझता हूँ, यू विल बी, इन माय ओपिनियन, अगर आपने अभी ना स्टेप लिया ना इन द इन्वेस्टमेंट साइड, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, तो इन 5 ईयर, वो कहते जी मिफ्ता वगैरह हमारे कॉलीग भी रहे, तो 10 साल लगेंगे या मैं नहीं समझता। मैं समझता हूँ इन 5 to 6 years you will be on the road, but the will has to be there। ठीक है। और अभी जिस तरह से हम देख रहे हैं कि 1 महीने की जो परफॉर्मेंस है मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट जब भी आती है, इसकी आप क्या रीजन समझते हैं कि फिर सऊदी अरब इतना मेहरबान कैसे हो जाता है? जैसे बार-बार डेलीगेशंस आ रहे हैं, शहबाज शरीफ भी जा रहे हैं, अब ये कहा जा रहा है कि MBS भी पाकिस्तान का दौरा करेंगे। नहीं, देखें, बिकॉज दे आर बिजनेस पीपल ना, तो मेरा एक ये बात है। दूसरी बात ये है कि दे नो के गारंटर्स आर बिहाइंड, मतलब क्योंकि फौज आगे जाके जो आर्मी चीफ है या सिपा सलार है, वो एक मतलब दैट इज अ सिंबल ऑफ सिक्योरिटी एंड गारंटी टू द इन्वेस्टर्स एट दिस टाइम, एटलीस्ट एट दिस टाइम। बट आई थिंक दैट विल ग्रेजुअली, अगर इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग हो जाएगी तो आप हो, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त कोई मिस्टेक्स की गुंजाइश नहीं है। ठीक। तो मेरा जो इस वक्त जो इम्प्रूवमेंट के लिए अगर इसको करवाना है, सिर्फ 2 चीज़ें होंगी। एक तो आप इनको इकट्ठा करें, फॉरेन मिनिस्ट्री और इन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री। देखिए अभी क्या हुआ है कि प्राइवेटाइजेशन और इन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री के मिनिस्टर्स एक ही हैं, दे हैज टू बी सेपरेट, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन, दूसरी बात है कि प्राइवेटाइजेशन आपने कौड़ियों के भाव नहीं करनी, आपने ये देखना है कि लेकिन आपकी जो इश्यूज आपके लिए पड़े हुए हैं, जो आपके जो IMF के जो लोन्स है ना, IMF बिल्कुल सीधी हो जाएगी आप अगर आपने साइड लाइंस पे ये मुआहदे शुरू कर दे। और आपको देखिए इस वक्त मैंने ये फील किया कि चाइना क्वाइट है, एंड ऑल्दो चाइना ने आप पे इन्वेस्ट किया हुआ है, सो आपको जो आपके इकोनॉमिक जोन्स है ना, ये जो सऊदी डेलीगेशन है, इनको बिल्ड करें। देखिए फॉर एग्जांपल आई बिलोंग टू गुजरात, तो हमारे साथ भिम्बर है, एंड बिफोर द नवाज शरीफ गवर्नमेंट मैंने ये सजेस्ट किया था कि इसको आप ना टैक्स फ्री जोन में कन्वर्ट करके, और मैं अभी भी कोशिश कर रहा हूँ, एंड टू मेक दिस एज अ CPEC हब। तो देखिए आप अगर अपनी पाकिस्तान हैज़, as I said, one उसकी जो है geopolitical location है। Number 2, it has everything. You've got the minerals, आपके पास इकोनॉमिक बेस भी मौजूद है। लेकिन फारूकी साहब, हमने तो इतने बड़े प्रोजेक्ट को ही कंट्रोवर्शियल कर दिया। जो हुकूमत आती है वो कहती है कि पिछली हुकूमत ने मुआहदे गलत किए हैं, ये हुकूमत आई वो ये कहती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में तो कोई काम ही नहीं हुआ, CPEC को बंद कर दिया गया। इस तरह के स्टेटमेंट जब देंगे तो चाइनीज चुप ही होंगे? नहीं, देखें ये एक लानी पड़ेगी, तो जिसके अंदर हम जैसे आप कोई नया काम करना चाहते हैं तो सोशल मोबिलाइजेशन करते हैं, तो आपको ये पॉजिटिव करना पड़ेगा। तो उसके अंदर देखें ना, गवर्नमेंट के जो इंफॉर्मेशन के लोग हैं, दे शुड बी मोर इफेक्टिव। नाउ व्हाट हैपेंड वाज, वो आपने तर्जुमान बने हुए थे लास्ट टाइम में, वो सिवाय अपने आप को बैशिंग, वो एक कल्चर, वो कल्चर ख़त्म करना पड़ेगा। और वो मेरा ख्याल है, आप देखें कुछ ताकतें चाहती नहीं है कि पाकिस्तान में पैसे लगें। सऊदी अरेबिया एक इम्पॉर्टेंट
जो रीजनल प्लेयर है और वो एक बड़ा इकोनॉमिक प्लेयर है। इसके साथ साथ आपको ना इस तरफ भी, जैसे मैंने कहा, रशिया, चाइना, ईरान, इनको भी साथ बीच में तरीके से लाते जाएं। ठीक है। जब इनकी हो जाएंगी, वो बीच में स्टेक्स हो जाएंगी, तो दे विल इन्वेस्टमेंट्स तो आ रही पाकिस्तान में, जैसे कि अभी हम देख भी रहे हैं, कोशिशें भी की जा रही हैं, डॉलर्स पाकिस्तान में आ जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान को भी तो उस काबिल बनना है कि हम एक्सपोर्ट्स के जरिए डॉलर कमाने का सोचें, उस तरफ आए किसी तरह से। देखिए, उसके लिए देखें, अगर आप ये टैक्स फ्री जोन्स लगाएंगे ना, ये आपको डॉलर ही डॉलर आएंगे। देखिए अभी क्या कर रहा है कि जो मैं आपको कई बिजनेसमैन जो ग्रुप्स हैं यूएई में पाकिस्तानी, वो दे रादर डू बिजनेस विद चाइना देन पाकिस्तान। वो जो कोई चीज़ इंपोर्ट करते हैं तो वहाँ पे डॉलर चला जाता है। अगर आप उनको इस तरह की स्कीम्स बताएंगे या उनको समझाएंगे तो आप देखें ना, दिस इज अप टू योर स्ट्रक्चर। अगेन दिस विल, देखिए आपको IMF की ज़रूरत क्या पड़ती है, आपको डॉलर चाहिए ना, तो डॉलर you can also bring in through other means, right? One is from direct foreign investments, one is through barter and trade. ठीक है। अब मैं ऐसे बड़े ग्रुप्स हैं, पाकिस्तानी ग्रुप्स, जो इस वक्त UAE में बैठे हुए हैं, और उनके मैं नाम तो नहीं लूँगा, मैंने उनके साथ बड़े पर्सनल, उन्होंने कहा जी आप हमें ना, फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने कहा जी आप हमें गवर्नमेंट से ये कर दें कि जी हम 7 साल हम ये इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसके बाद हम 10% ऑफ आवर और 9% ऑफ आवर इन्वेस्टमेंट्स वी वुड लाइक टू टेक इट बैक, अगर हम कर रहे हैं। इसका मतलब आपके 7 साल में तो डॉलर ही डॉलर हो जाएगा ना। अब वो वहाँ जाके क्यों कर रहे हैं, या बांग्लादेश में क्यों करें? ऑब्वियसली तो देखिए, यू नीड टू इवैल्यूएट दैट इज, सेक्टर में भी काम करने की जरूरत है। पावर सेक्टर का तो ये सिंपल सी मेरा ख्याल ये है कि यू नो, ठीक है, अभी जो लोकल इन्वेस्टर है, वो जो फॉरेन है ना, वो चले गए, उनके अपने रिजर्वेशंस नहीं फॉरेन। देखिए पहले जो IPPs लगे हुए थे ना, उनकी ओनर्स सारे फॉरेनर्स थे, मल्टीनेशनल्स थे। ठीक है। अब सारे मियां मंशा, आपको इनके साथ बैठ के निगोशिएट करना है। ठीक है फारूकी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हमारी मशहूर उमर फारूकी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा स्टे ट्यून्ड न्यू पाकिस्तान। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। अहम खबर शामिल करेंगे कराची से, जहां खबरें ये हैं कि पहला ही पर्चा आउट हो गया है, और मैट्रिक का ये पहला पर्चा था। 9वीं जमात का कंप्यूटर स्टडीज़ का पर्चा व्हाट्सएप ग्रुप्स में वायरल कर दिया गया। मैट्रिक बोर्ड के इम्तहानात में पर्चा आउट होने की रवायत हमेशा की तरह इस बार भी बरकरार रही है। मैट्रिक बोर्ड हुकाम के दावे धरे के धरे रह गए हैं। बिल्कुल, और हर साल ही ऐसा होता है, ये कोई अचंभे की बात नहीं है, लेकिन इस वक्त हैरानकुन बात यह है कि दावा तो ये किया गया था कि इस बार ऐसा नहीं होगा, और हम ये देख रहे हैं कि एक बार फिर कराची में मैट्रिक का पहला पर्चा आउट हो गया। 9वीं जमात का कंप्यूटर स्टडीज का ये पर्चा था, जो कि व्हाट्सएप ग्रुप्स में वायरल हुआ, और मैट्रिक बोर्ड के इम्तिहानात में पर्चा आउट होने की रवायत इस साल भी बरकरार रही। मैट्रिक बोर्ड हुकाम के दावे एक बार फिर धरे के धरे रह गए हैं। एक और अहम अपडेट है, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं कि वजीराबाद रेलवे स्टेशन के करीब माल बरदार गाड़ी पटड़ी से उतर गई है। जी हां, रावलपिंडी और लाहौर के दरमियान ट्रेनों की आमदोरफ्त 3 घंटों से मुअत्तल रही, और लाहौर से रावलपिंडी जाने वाली रेल कार को वजीराबाद स्टेशन पर रोक लिया गया है, जबकि रेलवे इंतजामिया ट्रैक को बहाल करवाने के लिए कोशिशों में मसरूफ। वजीराबाद रेलवे स्टेशन के करीब माल बरदार गाड़ी पटरी से उतर गई है। रावलपिंडी और लाहौर के दरमियान ट्रेनों की आमदोरफ्त 3 घंटों से मुअत्तल है। लाहौर से रावलपिंडी जाने वाली रेल कार को वजीराबाद स्टेशन पर रोक लिया गया है, और रेलवे इंतजामिया इस वक्त ट्रैक को बहाल करवाने के लिए कोशिशों में मसरूफ है। जी, तो आगे बढ़ते हैं, कुछ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से बात कर लेते हैं, क्योंकि कौमी T20 क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सभी ने कल सुनी, जिसमें उनका बाकायदे तौर पर यह कहना था कि कौमी क्रिकेट टीम के जो खिलाड़ी हैं उस पर वो इंतहाई पुरुमीद है। पूरी टीम की सारी तवज्जो सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड कप जीतने पर मरकूज है। माजी में जो होना था वो तो हो गया, लेकिन कौम को इस बार वर्ल्ड कप का तोहफा जरूर देंगे। तो कैप्टन ने यह भी कहा कि पिछला वर्ल्ड कप नहीं जीत सके थे, लेकिन वो माजी था जो गुजर गया। बिल्कुल, और इस बार
बार उन्हें ये यकीन है कि ट्रॉफी लेकर ही आएंगे। पूरी टीम का जो फोकस है वो इसी बात पर है कि किस तरह से ये वर्ल्ड कप जीत कर लाएं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कौमी जो क्रिकेटर्स हैं हमारे, उनके लिए बड़े नाम का ऐलान भी किया है। मोहसिन नकवी ने वर्ल्ड कप जीतने की सूरत में हर खिलाड़ी को $1-1 लाख इनाम देने का ऐलान किया है। दूसरी तरफ विराट कोहली की तरफ से तारीफ करने के बाद हारिस रऊफ का कहना है कि विराट एक बहुत बड़े बैट्समैन हैं। तारीफ करने पर भारतीय बैटर का उन्होंने शुक्रिया अदा किया। सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट की बात करें तो पाकिस्तान ने जनूबी कोरिया को 4-0 से हराकर मुसलसल दूसरी फतह हासिल कर ली है। मलेशिया के शहर अक्वा में जारी टूर्नामेंट के दूसरे रोज पाकिस्तान का मुकाबला जनूबी कोरिया से था, जिसमें पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने उम्दा खेल पेश किया और हरीफ टीम के खिलाफ उम्दा मूव्स बनाए और अच्छे अटैक भी किए। इसी तमाम सूरत पर हम बात करेंगे। मैं ज्वाइन किया स्पोर्ट्स एनालिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब ने। भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हम देख रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि टीम सिलेक्शन मेरिट पर हुई है, लेकिन बहुत सारे लोगों के ख्याल में अभी भी ऐसा नहीं है। खास तौर पर हसन अली को लेकर ये बातें की जा रही हैं, पहले भी की गई थी कि वर्ल्ड कप से पहले उनकी एकदम एंट्री हो गई थी और इस बार भी कुछ ऐसा ही होने जा रहा है। सबसे पहले तो अनवर साहब शुक्रिया आपका कि आपने सुबह सुबह मदू किया। देखिए, हसन अली के बारे में कल बाबर आजम ने ये भी कह दिया कि उनको हमने हारिस रऊफ के बैकअप प्लान के तहत टीम में रखा हुआ है, लेकिन वो हमारे वर्ल्ड कप के प्लान में नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल में अगर जमान खान जो रेगुलर पाकिस्तान टीम के मेंबर हैं उनको बैकअप प्लान के तहत रखा जाता तो ज्यादा मुनासिब था। फिर मोहम्मद वसीम जूनियर, शाहनवाज धानी, ये दो ऐसे फास्ट बॉलर्स थे जो पिछले कुछ सालों से पाकिस्तान क्रिकेट के सिस्टम में मौजूद थे। तो हमारे यहाँ यही होता है कि अचानक प्लेयर्स जो है वो पता नहीं अंदर क्या मामला चल रहे होते हैं कि वो हमारे सिस्टम से गायब हो जाते हैं। तो हसन अली की सलाहियतों पर किसी को शक नहीं है, लेकिन इस फॉर्मेट में पौने 2 साल बाद हसन अली को कमबैक करवाना मेरी समझ में तो नहीं आया, चाहे आपने उनको बैकअप के तौर ही रखा हो। लेकिन कल बाबर आजम जो कह रहे थे कि पिछली बार ट्रॉफी नहीं ला सके, पिछली बार पाकिस्तान टीम ने फाइनल खेला था अगेंस्ट इंग्लैंड, तो चले कौम को फिर भी इतनी मायूसी नहीं हुई। लेकिन देखें, इस बार दावे जरूर किए गए और मैं मोहसिन नकवी साहब को क्रेडिट दूंगा कि मोहसिन नकवी साहब खुद भी पाकिस्तान टीम से मिल रहे हैं। उन्होंने तकरीबन 2 करोड़ 80 लाख ही प्लेयर अभी से अनाउंस कर दिया। हालांकि क्रिकेटर्स के लिए पैसा इतना मैटर नहीं करता, उनको इंटरनेशनल लीग से और जो कमर्शियल है इससे कई गुना ज्यादा पैसे मिलते हैं। लेकिन बहरहाल क्रिकेट बोर्ड हर तरह की सहूलतें फराहम कर रहा है क्रिकेटर्स को। बल्कि कल रात तो मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि मैं तो मजीद इनके लिए ज्यादा करने की कोशिश करना चाह रहा हूँ और करूंगा भी। तो देखिए, क्रिकेट बोर्ड तो हर तरह के वसाइल फराहम कर रहा है कि ये ऐसा फॉर्मेट है T20 फॉर्मेट जिसमें पाकिस्तान की टीम सबसे बेहतर खेलती है। हालांकि हमारे कुछ प्लेयर इंजर्ड थे, कुछ प्लेयर्स को हमने रोटेट किया न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज, लेकिन होम सीरीज पर हल्की टीम के खिलाफ 2 T20 मैचेस हारना मेरे ख्याल में पाकिस्तान टीम के लिए खतरे की घंटी तो बज गई। लेकिन अब वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान के पास 3 मैच आयरलैंड में है, 4 मैच इंग्लैंड में है। उम्मीद है कि एक अच्छी तैयारी करके पाकिस्तान टीम जब अमेरिका पहुंचेगी तो फिर कौम जिसकी तवक्कुआत रखे हुए है कि पाकिस्तान को ट्रॉफी जो है, बाबर आजम ने भी वादा किया है कि लड़के भी इस बारे में सोच रहे हैं, तो इस बार ट्रॉफी पाकिस्तान आएगी। ठीक। अच्छा माजिद भट्टी साहब, एक होती है खुशफहमी, फिर हम ख्वाहिश की बात करते हैं और तीसरी चीज होती है हकीकत। ये आप हमें बता दीजिए कि कौमी क्रिकेट टीम की जो सिचुएशन है वो गैर यकीनी और अचानक कारकर्दगी की, ये क्या है? ये हकीकत है, फसाना है? क्योंकि हम सभी ये कहते हैं कि पाकिस्तानी टीम अगर चल जाए तो चांद तक, ना चले तो फिर बस छोड़ ही दे शाम तक। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जिस तरह मैंने पहले कहा कि इस फॉर्मेट में हमारे क्रिकेटर्स बहुत अच्छे हैं। हमारे पास बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह आफरीदी, शादाब खान, हारिस रऊफ, ये दुनिया के वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं। लेकिन अभी जिस तरह हम होम ग्राउंड पर न्यूजीलैंड के खिलाफ हारे हैं, तो मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं अभी हमें अपने कॉम्बिनेशन को बनाने में थोड़ी सी मुश्किल पेश आ रही है। फिर ये जो क्रिकेट बोर्ड में अनसर्टेनिटी रही कि क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन चेंज होते रहे,
कप्तान को तब्दील किया जाता रहा। अब देखें ना, बाबर आजम को रिसेंटली कप्तानी वापस मिली है। अभी हमारे जो हेड कोच है गैरी कर्स्टन, उन्होंने पाकिस्तान टीम को ज्वाइन ही नहीं किया, वो इंग्लैंड में पाकिस्तान टीम को ज्वाइन करेंगे। तो ये छोटे छोटे से मसाइल हैं जो पाकिस्तान टीम के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन इस टीम में सलाहियत है। अगर इस टीम को एक बार टेक ऑफ की पोजीशन में ये टीम आ गई तो ये दुनिया की बड़ी से बड़ी टीमों को हरा सकती है। लेकिन मेरे ख्याल में अभी भी चूंकि इंजरीज के इशू हैं, हमें कल हालांकि बाबर आजम ने कहा कि हारिस रऊफ फिटनेस की तरफ बढ़ रहे हैं, अभी हमें नहीं पता कि हारिस रऊफ, आजम खान, इरफान खान नियाजी और मोहम्मद रिजवान, इनकी फिटनेस की क्या पोजीशन है। देखिए, दुनिया के बहुत सारे मुल्कों ने अपने 15 खिलाड़ी अनाउंस कर दिए हैं। हमारी बहुत सारे प्लेयर्स की फिटनेस जो है वो अभी तक हमें नहीं पता कि वो वर्ल्ड कप में खेल सकेंगे या नहीं खेल सकेंगे, लेकिन मेरे ख्याल में अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। ख्वाहिशात को खबर ना बनाए। अभी से ये कह देना कि पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप जीत जाएगी, ये मेरे ख्याल प्री मैच्योर है। लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान टीम अगर अपने टैलेंट के मुताबिक और अपनी सलाहियत के मुताबिक खेले तो ये टीम वर्ल्ड कप जीत सकती है। ठीक है भट्टी साहब, लोगों ने टीमें अनाउंस कर दी हैं, हमने किट अनाउंस कर दी है। कल हमने देखा कि वो तो पाकिस्तान की, अच्छा अगर हम बॉलिंग लाइन की बात कर रहे हैं, जिस तरह से आप भी ये कह रहे हैं, सिर्फ पेसर्स की बात ही नहीं हो रही है, जिन पिचेस पर अब जाकर वर्ल्ड कप खेलना है वहां पर तो स्पिनर्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होगी। और वेरी लाइटर नोट, मेरे ख्याल में जब आपने कहा ना कि लोगों ने टीमें अनाउंस कर दी, हमने सिर्फ अभी किट अनाउंस की है, शायद वो पाकिस्तानियों का कॉन्सेप्ट है ना कि पहले बताएंगे तो नजर लग जाती है, काम बिगड़ जाते हैं, तो ये भी हो सकता है। जी भट्टी साहब, देखिए, किट तो एक वो कमर्शियल प्रोजेक्ट था जिस कंपनी ने पाकिस्तान टीम को स्पॉन्सर कर रही है, उसकी वजह से किट अनाउंस की गई। लेकिन मेरा ख्याल में ये चीजें अब टीवी पे देखने की हद तक तो अच्छी लगती हैं, लेकिन कौम जो है वो तो नताइज मांगती है। और आपको पता है कि हमारे यहाँ हमारे लोगों की मेमोरीज बहुत शॉर्ट है, हम ये भूल जाते हैं कि कल इस टीम ने क्या परफॉर्म किया। तो मेरे ख्याल में इस टीम को अब एक जैनब होकर एक अच्छा शो करना चाहिए। लेकिन क्योंकि अमेरिका में पहली बार क्रिकेट हो रही है, पहले एक आध वनडे या T20 इंटरनेशनल हो चुके हैं, लेकिन रेगुलर वहां पर मैचेस नहीं होते, ड्रॉप इन पिचेस है, किसी को नहीं पता कि वहां की पिचेस कैसी बिहेव करेंगी। तो ये कह देना कि पिचों का रवैया क्या होगा, ये मेरा ख्याल कबल वक्त होगा, क्योंकि टेम्परेरी वहां पर अभी चंद महीने पहले तक तो वो चटियल मैदान थे जहां पर अब उन्होंने क्रिकेट स्टेडियम खड़े कर दिए। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो होगा कि वहां की पिचेस कैसा बिहेव करती हैं। ठीक है भट्ट साहब, पेस बैटरी की तो हमने थोड़ी सी डिस्कशन कर ली, हमारे पास बड़े अच्छे नाम मौजूद हैं, इंजरीज भी साथ साथ चल रही हैं, लेकिन ये कि पाकिस्तानी बॉलर्स हमेशा से परफॉर्म उन्होंने किया है, दूसरी टीमों को दबाव में लाए हैं। लेकिन जब हम स्पिनर्स की तरफ देखते हैं तो वो क्वालिटी स्पिनर्स नहीं हैं जो माजी में हमारे पास हुआ करते थे। और फिर अगर हम स्पिनर्स को खेलने की बात करें तो स्पिनर्स को खेलने वाले बैट्समैन भी हमारे पास उतने अच्छे नहीं हैं। बिल्कुल, देखें ये सूरत हाल तो है, यही वजह है कि हमने इमाद वसीम की रिटायरमेंट वापस दिलवाई और वो अब पाकिस्तान टीम का हिस्सा है। अब सिलेक्टर्स को ये भी तय करना है कि शादाब खान, इमाद वसीम, अबरार अहमद, इनमें से कौन से 2 या तीनों स्पिनर्स पाकिस्तान टीम का हिस्सा होंगे, क्योंकि भारत ने तो 4 रेगुलर स्पिनर्स अपनी टीम में डाली हैं। फिर पाकिस्तान के पास पार्ट टाइम स्पिनर के तौर पर इफ्तिखार अहमद मौजूद है, साहिब अयूब भी PSL में बॉलिंग करते हैं। तो हमारे पास एक अच्छे स्पिनर है, मसला वही है कि अच्छे स्पिनर नाम के हद तक तो है। ठीक है भट्टी साहब, हमारे साथ ही रहेगा बराह रास्त हमें अपने नाज़रीन मज़ार कायद पर गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी साहब इस वक्त मज़ार कायद पर मौजूद हैं। ज़ेर आप इस वक्त मुलाहिज़ा कर रहे हैं शहर कायद के मनाजिर हैं, मज़ार कायद पर हाज़िरी देने पहुँचे हैं गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी, और इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो मेल मुलाकातों का सिलसिला है वो भी जारी है और मीडिया से गुफ्तगू करने के लिए इस वक्त वो डाइस पर पहुँच रहे हैं। मनाजिर देख रहे हैं आप न्यू की स्क्रीन पर, बराह रास्त मज़ार कायद पर हाज़िरी देने पहुँचे हैं गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी।
फैसल करीम कुंडी, गवर्नर केपी का जो ओहदा है उसका हलफ उठाने के बाद मज़ार-ए-कायद पर आज हाज़िरी के लिए पहुंचे हैं और यहाँ पर पहुंचने के बाद उन्होंने जो वहाँ पर मौजूद सहाफ़ी हैं उनसे मुसाफ़ा भी किया और जिस तरीके से अब वो मीडिया डाइस पर मौजूद हैं, इम्कान है कि वो मीडिया से गुफ्तगू भी करेंगे। आज मैं आपसे एक और हैसियत से बात करूँ कि पहले पार्टी के तर्जुमान की हैसियत से वक्त आपसे बातचीत होती थी। आज गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की हैसियत से मैंने पहला विज़िट कराची का किया, कायद-ए-आज़म की मज़ार पे आए, आपसे बातचीत हो रही है। कल मेरा विज़िट है लाड़काना का नौडेरों का, मैं शहीद ज़ुल्फ़िकार भुट्टो और मोहतरम मेज़ भुट्टो शहीद के मज़ार पे हाज़िरी देनी है और उसके बाद फिर वापस जाना है। तो खैबर पख्तूनख्वा आपको पता है क्योंकि आप इस वक्त कराची में बैठे हैं, इस वक्त जो हालात हैं वो सबके सामने हैं, चाहे वो इकनॉमिकल क्राइसिस पूरे मुल्क में है, खैबर पख्तूनख्वा में भी है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की कोई इतनी अच्छी नहीं है। आपने देखा कि पिछले दिनों एक जज का अगवा हुआ, फिर लकी सीमेंट फैक्ट्री पे भी एक हमला हुआ, फिर हमारे कस्टम इंटेलिजेंस के छः हमारे भाई एक दिन शहीद हुए, दूसरे दिन शहीद हुए। वक्तन फ़वक्तन हमारे फ़ौज के भाइयों पे, पुलिस के नौजवानों पे टारगेट किलिंग हो रही है, अटैक्स हो रहे हैं, सिविलियन पे हो रहे हैं। तो कोई ख़ास जो है मैं समझता हूँ कि हालात को इतने अच्छे खैबर पख्तूनख्वा के लॉ एंड ऑर्डर के नहीं है। मेरी तैनाती और मेरी कोशिश, मैंने पहले दिन भी कहा था हल्फ लेने के बाद कि मेरी कोशिश होगी कि मैं सूबे और मरकज़ के दरमियान पुल का किरदार अदा करूँ, उनको नज़दीक रहूँ, दूर न करूँ। क्योंकि अगर ये दूरियाँ होंगी और खैबर पख्तूनख्वा और मरकज़ में आपस में टेंशन होगी या नफ़रतें होंगी या दूरी होंगी, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो सफ़र करेंगे वो खैबर पख्तूनख्वा की आवाम करेगी। न वफाकी हुकूमत करेगी, न सूबाई हुकूमत करेगी, बल्कि खैबर पख्तूनख्वा की आवाम करेगी। फिर 5 साल पीछे रह जाएंगे। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं खैबर पख्तूनख्वा की आवाम का वकील बनूँ, इस्लामाबाद में उनका मुकदमा लड़ूँ, हमारे जो जायज़ मुतालबात हैं वो अपने प्रॉपर फोरम पे बात करके उनके लिए लेके आऊँ ताकि हमारे सूबे में तरक्की हो। फॉर्मर फाटा में जो हमने कमिटमेंट की है उस पर जो है जो हमने उसको ऑनर करें। जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग है उसमें अपने सिक्योरिटी फोर्सेस के नौजवानों को, अपने पुलिस को सपोर्ट करें, उनके मोरल को जो है बुलंद करें और साथ साथ जो हमारे इकनॉमिकल क्राइसिस हैं, साथ साथ हमारे जो सूबे के बकायाजात हैं उनके फ़ोरम्स हैं मांगने के। ये नहीं कि मैं यहाँ पर खड़े होके और या किसी रोड पे खड़े होके भड़क मार दूँ कि मुझे ये पैसे दे दे वरना मैं ये कर दूँगा, नहीं। उनके फ़ोरम्स हैं, उस फ़ोरम्स पे जाके हमने अपना केस रिप्रेजेंट करना है, हमने वहाँ पर जाना है, हमने कहना है कि हमारी चीज़ें हैं, वहाँ पर हमने अपना मुकदमा लड़ना है। मुकदमा लड़ने के लिए अगर आपके पास बेहतरीन वकील होगा तो आप मुकदमा जीत सकते हैं। अगर आपके पास नालायक वकील होगा वो ऐसा ना हो कि आपकी अपनी चीज़ भी दे के वापस आ जाए। लिहाजा मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं नफ़रत न बढ़ाऊँ बल्कि मोहब्बतें बढ़ाऊँ और इंशाअल्लाह ताला मेरी भरपूर कोशिश होगी। और मैं अपने यहाँ के मीडिया के दोस्तों को भी दावत देता हूँ कि आप आएँ, खैबर पख्तूनख्वा, पेशावर आए, मेरे मेहमान बने। आपका और हमारा बड़ा अच्छा ताल्लुक़ रहा है, रहेगा और आप लोग आए मेरे सर। बड़ी मेहरबानी, आपने दावत दी, लेकिन सवाल एक और है कि आपके सूबे के सरबराह इस वक्त जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं, उन्होंने कहा है कि बिलावल गवर्नर केपी के लिए गवर्नर हाउस कराची में बना लें या सिंध हाउस में उनको जगह दें। कराची के पार्टी रहनुमाओं को सिंध हाउस में दाखिल नहीं होने दिया गया। गंडापुर ने बड़े इल्ज़ामात लगाए, बिलावल साहब पे ख़ास तौर पे उन्होंने डायरेक्ट जो है वो हिट किया है और कहा है कि हम उसको गवर्नर हाउस में घुसने नहीं देंगे, हम उसे रहने नहीं देंगे। तो क्या कहेंगे आप ये इस तरह की लैंग्वेज? देखिए, अगर एक बड़ी पोस्ट पे छोटे बंदे को बिठा दिया जाए, छोटी जिंदगी के बंदे को, तो इससे रिवाज है। देखिए, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब या मैं या कोई और कंट्रोलर सिंध हाउस के नहीं है। मुझे नहीं पता क्या वाक़या हुआ है, किस चीज़ क्यों नहीं हुआ। अक्सर हम भी आते हैं या जाते हैं किसी सूबे में और हमें भी कमरे फुल होता है, कोई चीज़ है, कोई ऐसा वाक़या होगा। सिंध आप पूरे पाकिस्तान है, हर कोई आज़ाद शहरी, हम हर जगह जा सकते हैं, हर कोई जा सकता है। मुझे वाक़े का पता नहीं है और न जो है बिलावल भुट्टो साहब या मैं जो है उससे कोई कंट्रोलर हैं और कोई पाकिस्तान में किसी को नहीं रोक सकता कि आप जो है किधर जा सकते हैं, किधर नहीं जा सकते। पाकिस्तान के हर शहरी को है। आज मैं जिधर खड़ा हूँ, जिसने पाकिस्तान था उसने हर पाकिस्तान के शहरी को हक दिया है। ये बताइएगा कि आपने अच्छी बात की है कि हुकूक तरीके से मांगे जाते हैं, लेकिन KPK का वज़ीर आला कहता है कि हमें हुकूक नहीं दिए गए तो हम इस्लामाबाद पे चढ़ाई करेंगे। ये कौन सा मंतक है कि इस्लामाबाद पे चढ़ाई करेंगे? देखें, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में आइन भी है, कानून भी है। अगर वज़ीर आला साहब इस किस्म के बयानात देते हैं और चढ़ाई करेंगे तो उनके साथ कानूनी तौर पर अमल दरामद होगा। तो अगर वो चढ़ाई करेंगे
तो फिर मुझे नहीं लगता कि कानून को इजाज़त देगा कि वापस खैबर पहुँच जाएंगे, तो फिर कानून को इजाज़त देगा उन्होंने किसी और घर जाना है। गवर्नर साहब ये बताइए, लिहाजा मैं समझता हूँ कि आप एक जिम्मेदार ओहदे पे आ गए हैं, अपनी नालायकी और नाअहली और अपनी कोताही छुपाने के लिए अगर आप इसी से स्टेटमेंट दें तो मैं नहीं समझती कि ठीक है। आपको चाहिए मुझे बताएं इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्या है, इकोनॉमिकल क्राइसिस है, सब कुछ है। हमारे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के भाई हमेशा कौमी असम्बली में और सेनेट में कह रहे हैं कि इजलास बुलाएं, ये सूरत हाल है। मुझे बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली का इजलास कितने दिन हुआ है आज तक। उन्होंने बजट भी जो है वो भी गैर कानूनी और आइनी तौर पे जो शॉर्ट टर्म जो उनका बजट था आर्टिकल 125 के तहत उन्होंने कैबिनेट से पास कराया, जो कि निगरान हुकूमत कराती है। वो इजलास नहीं बुला रहे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के ऊपर, वो इकोनॉमिकल कर रहे। आज के जो इशूज़ हैं जो आपके टीवी पर बयान करते हैं कि हमारे सूबे के ये इशूज़ हैं, उसका एक फोरम है और वो है सूबाई असम्बली। तो क्या आज तक सूबाई असम्बली का इजलास हुआ है? बिल्कुल नहीं हो रहा। उनकी मेजॉरिटी भी है, फिर भी पता नहीं क्यों खाइफ हैं अपने इजलास बुलाने से। तो एक फोरम से जो मैंने कहा है, मैंने पहले ही कहा है कि मैं यहाँ खड़े होकर मैं नहीं कह सकता कि वफाक ऐसे कर दे वरना ऐसे। फोरम्स हैं मौजूद हैं जहाँ पर आपको अपने केस लड़ने पड़ते हैं। इस किस्म के केस जो है वो सड़कों पे चौराहों पे नहीं लड़े जाते, अपने फोरम्स पे लड़े जाते हैं। और बिल्कुल मैं समझता हूँ कि मैं कभी भी सूबे और मरकज़ में ऐसी कोशिश नहीं करूँगा कि हमारा केस कमज़ोर हो। मैं अपने केस को मजबूत करूँगा क्योंकि मेरे खैबर पख्तूनख्वा की आवाम का मसला है और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के लिए जो है मैंने पहले भी कहा कि मैं हर सियासी शख्सियत सूबे में जो मौजूद हैं पॉलिटिकल पार्टीज उनके पास जाने को तैयार हूँ ताकि हम इकट्ठे हों और अपने सूबे का केस लड़ें और अपने सूबे में अमन अमान कायम करें। ये फरमा दीजिएगा कि ज़ाहिर एक ऐसे वक्त में कि वाहिद सूबा है खैबर पख्तूनख्वा जहाँ कन्फ्रंटेशन की सूरत हाल है, बाकी में CM और गवर्नर पे। ऐसी सूरत हाल में आप जैसा कूल माइंडेड आदमी जो है वो जो खैबर अमीन गंडापुर से क्या ज़ाती ताल्लुकात पे उनको कूल डाउन करेगा या फिर आईनी तौर से उनसे निपटने की कोशिश करेगा? देखें, मुझे जो अभी तो थोड़े दिन हुए, लेकिन मुझे बैकग्राउंड का भी पता है और कुछ दिन हुए, फिर आगे जाके उसका भी होगा। बेसिकली आप देखें कि इस वक्त वो कुछ चीज़ों को छुपाने के लिए काम कर रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब से गद्दारी करके सीट ली और जिस तरीके से उन्होंने इमरान खान के बड़े करीबी दोस्तों को बड़े तरीके और ऐसे तरीके से हाथ की सफाई के साथ साइड लाइन किया। आज देखें इमरान खान के करीबी दोस्त कहाँ हैं? नहीं है। तो ये वक्त बताएगा कि उन्होंने क्या हाथ दिखाए थे क्या नहीं। देखे ये कुछ अरसे बाद आपको पता चलेगा। और इमरान खान के जो करीबी माजी में आपने देखे होंगे जो उनके दाएँ बाएँ होते थे, आज वो ऐसे समझे कि OSD बने बैठे हुए हैं और साइड में वो फ्रंट लाइन पे नहीं आ रहे। हम तो कहते हैं कि आए संजीदा लोगों को आगे आना चाहिए और बात करनी चाहिए। मैं वो बयानात और वो समझते हैं कि हम उनके साथ एंगेज हो इस किस्म के बयानात में, ताकि वो अपने आप को सियासी शहीद बनाना चाहते हैं। हम उनको सियासी शहीद नहीं बनने देंगे। गवर्नर साहब ये बताइएगा, मौलाना साहब ये समझते हैं कि आप भी गवर्नर KP इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और गुफ्तगू हमने आपको ओवरऑल सुनाई भी। माजिद भट्टी सब स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, ज़रा उनसे बात कर लेते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी का मामला जिस पर हम ये देख रहे हैं कि अजय शुक्ला का ये बयान आया है कि पाकिस्तानी टीम तब भेजेंगे कि जब भारतीय हुकूमत इजाज़त देगी। तो माजिद भट्टी साहब ये बताइएगा, आपको लगता है कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम पाकिस्तान आ भी पाएगी या पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होने का ख्वाब पूरा हो पाएगा? देखिए, होना तो चाहिए क्योंकि पाकिस्तान की बारी है और पिछले साल जब वर्ल्ड कप हुआ तो पाकिस्तान की टीम ने भारत का सफर किया था। 2016 में पाकिस्तान की टीम T20 वर्ल्ड कप खेलने भी भारत जा चुकी है। लेकिन मसला ये कि इस वक्त क्योंकि भारत में इलेक्शन हो रहे हैं और नरेंद्र मोदी की जो बीजेपी सरकार है उसका बयानिया तो एंटी पाकिस्तानी बयानिया है। मेरे ख्याल में जब तक इंडिया में इलेक्शन के नतायज आ नहीं जाते थे ये कहना मुश्किल होगा कि भारत की टीम पाकिस्तान आएगी। लेकिन ICC के साथ जो एग्रीमेंट है उसके मुताबिक तो भारत को पाकिस्तान आना चाहिए। और PCB ने फिर अच्छा प्लान किया है मोहसिन नकवी साहब ने कि भारत को सारे मैसेज जो है लाहौर में दे दिए। जो भारत से तमाशाई आना चाहते हैं वो वाघा के रास्ते बाय रोड भी पाकिस्तान आ सकते हैं। भारत की टीम को सफर से बचाने के लिए एक शहर तक महदूद रखा गया है। मेरे ख्याल में भारत के पास पाकिस्तान ना आने का कोई जवाब तो नहीं है। लेकिन हम कहते हैं कि भारत जो क्रिकेट का माई बाप है, जब तक वो अपने कार्ड पूरे शो ना कर दे ये कहना मुश्किल है। मेरे ख्याल में अगर इलेक्शन के नतायज जब मुकम्मल तौर पर भारत में आ जाएंगे, मोदी साहब दोबारा इक़्तिदार में आ जाएंगे, उसके बाद हो सकता है कि पाकिस्तान भारत के जो क्रिकेट मामला पर बर्फ है वो पिघलना शुरू हो जाएगी।
ठीक है। अच्छा भट्टी साहब, हॉकी के हवाले से भी बात कर लेते हैं। सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान ने जनूबी कोरिया को एक अच्छे मार्जिन से हराया है, तो इस तरह के जिस तरह के चेयरमैन पीसीबी ने कोई ऐलानात किए हैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए, तो पाकिस्तान जो स्पोर्ट्स बोर्ड है, इस तरह के ऐलानात हम देखते हैं कि हॉकी टीम के लिए नहीं होते। देखिए, एक तो हॉकी में पैसा नहीं है, फिर अनफॉर्चुनेटली पिछले चंद महीनों से दो मुख्तलिफ ग्रुप जो है वो हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी के हैसियत से अपने आप को क्लेम कर रहे हैं। एक ग्रुप ने हॉकी क्लब ऑफ पाकिस्तान जो अब्दुल सत्तार ईदी स्टेडियम अब बन गया कराची में, उस पर कब्जा किया हुआ है। एक ग्रुप जिसमें जो कहता है कि हमें हुकूमत की आशीर्वाद हासिल है, वो नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर पर काबिज है। और पिछले दिनों जो गवर्नमेंट की एक मीटिंग हुई थी जिसमें तारिक बुख्ती साहब और राना मुजाहिद उनको सदर और सेक्रेटरी के हैसियत से कबूल किया हुआ था, उन्हीं की टीम इस वक्त अजलान शाह खेल रही है। देखिए, नेशनल गेम है, मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को चाहिए कि वो पेट्रन है हॉकी फेडरेशन के, लिहाजा ये जो गंदगी हो रही है, जो दो दो ग्रुप अपने आप को फेडरेशन तस्लीम कर रहे हैं, ये चीजें खत्म होनी चाहिए। ये हॉकी के लिए अच्छा नहीं है। हॉकी में हॉकी नहीं हो रही पाकिस्तान में, बाकी सब कुछ हो रहा है। आप देखें ना, अजलान शाह में पाकिस्तान ने इब्तदाई दोनों मैच जीत लिए, लेकिन कल हमने खबर सुनी कि शैला रजा जो एक ग्रुप के सदर थी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उधर तारिक बुख्ती और राना मुजाहिद प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी की हैसियत से मलेशिया में है। तो ये हम दूसरे मुल्कों को या इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन को क्या पैगाम दे रहे हैं कि पाकिस्तान इस खेल में वैसे पीछे चला गया है, लेकिन इतनी गंदी सियासत से पाकिस्तान में इस खेल को नुकसान पहुंच रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे कन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करें। स्टे ट्यून्ड, न्यू पाकिस्तान। वेलकम बैक। तो जनाब, पाकिस्तान में थिएटर की एक लंबी तारीख है, बड़ी पुरानी तारीख है, और कराची हो या लाहौर, थिएटर की लाइव परफॉर्मेंसेस में फनकारों ने खूब नाम भी कमाया है। कराची में मोइन अख्तर, उमर शरीफ जैसे फनकारों ने थिएटर को नई मंजिलें दी, तो लाहौर के पंजाबी थिएटर ने 80 और 90 की दिहाई में आवाम को भरपूर तफरीह फ्राहम की, और बहुत बड़े फनकारों ने लाहौर के थिएटर में अपना नाम भी पैदा किया। एक से बढ़कर एक फनकार। उन सब बातों का मकसद लाहौर में इन दिनों फिर से थिएटर की दुनिया आबाद होने जा रही है। यही वजह है कि मैं इतनी डिटेल डिस्कशन या इतनी तारीख आपके साथ इसलिए शेयर करी क्योंकि 16 साल बाद लाहौर में लाइव थिएटर परफॉर्मेंस का मेला सजने जा रहा है। बिल्कुल ऐसी है। यूरोपियन थिएटर, बरतानिया और मंगोलिया और दीगर ममालिक से जो फनकार हैं वो मैस इंटरनेशनल फेस्टिवल में शिरकत करने के लिए आ रहे हैं, और इस फेस्टिवल से मुताल्लिक मजीद जानने के लिए हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद हैं डायरेक्टर फेस्टिवल आमिर नवाज साहब और फेस्टिवल कोऑर्डिनेटर हसन रजा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया आमिर साहब और हसन साहब, आप दोनों का। अच्छा, सबसे पहले तो कि इतना लंबा अरसा, क्योंकि पाकिस्तान में थिएटर तो इस दौरान हो ही रहा था, कोशिशें की जा रही थी, कामयाबी नहीं मिल रही थी। आई थिंक कि पाकिस्तान में तो खैर कराची में जैसे कि हो रहा था इंटरनेशनल थिएटर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लाहौर में इंटरनेशनल थिएटर नहीं हो रहा था, और कोई किसी ग्रुप ने ऐसा सीरियस कोशिश भी नहीं की कि इंटरनेशनल थिएटर को पाकिस्तान में, स्पेशली लाहौर में वापस लेके आते। 2008 में आखिरी इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल हुआ था, तो इस वजह से फिर मास फाउंडेशन ने एक दफ़ा ये फैसला किया कि हम अपने तमाम रिसोर्सेज का इस्तेमाल करें और एक इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल, एक इंटरनेशनल मेला लाहौर में होना चाहिए। ठीक हो गया। तो अभी किस तरह से इसको प्लान आउट किया गया है? जैसे बहुत से गैर ममालिक से लोग भी आ रहे हैं, तो कौन कौन लोग हैं जो इसमें शिरकत करने जा रहे हैं? इसमें 5 इंटरनेशनल थिएटर टीम्स हैं, 1 फ्राम मंगोलिया, देन उसके बाद फ्रांस से है, इंग्लैंड, वेल्स एंड एस्टोनिया। इन 5 थिएटर ग्रुप्स ने 6 थिएटर परफॉर्मेंसेस करनी हैं, और इसके साथ साथ पाकिस्तान से भी 5 थिएटर ग्रुप्स जो हैं वो 5 मुख्तलिफ परफॉर्मेंसेस करेंगे। ठीक है। और इस फेस्टिवल की जो सबसे ख़ास बात है, जो मैं ये कहना चाहूँगा कि सबको पता हो, वो ये है कि सबके लिए सब कुछ है। छोटे 3 साल के बच्चे से लेके अडल्ट्स तक सबके लिए मुख्तलिफ कैटेगरी में हर तरह का थिएटर जो है वो पेश किया जाएगा। तो हसन, ये बताइएगा कि किस किस्म की परफॉर्मेंसेज होंगी? जिस तरह से सर कह रहे हैं ना कि बच्चों के लिए भी है, बड़ों के लिए भी है, तो लोगों को थोड़ा आइडिया हो, जो टाइमिंग्स क्या होंगी कि थिएटर की टाइमिंग इस
टाइम से स्टार्ट होके इस टाइम तक जाकर खत्म हो रही है? ओके, सो बेसिकली सर ने मेंशन किया है कि हमारे पास डिफरेंट परफॉर्मेंसेज हैं हर एज ग्रुप को लेके। सो जो बच्चों की है स्पेसिफिकली टारगेटेड टुवर्ड्स चिल्ड्रन, वो दोपहर के टाइम हो रही हैं। एंड वी हैव एजुकेशनल सेक्टर्स लाइक द सिटी स्कूल नेटवर्क एंड द यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब ऑन बोर्ड विद अस एज अवर एजुकेशनल पार्टनर्स, कि जहां पे बच्चों की परफॉर्मेंसेज वहां जाके भी कर रहे हैं। जैसे वेल्स की एक टीम है दैट इज परफॉर्मिंग इन द सिटी स्कूल रावी कैंपस एंड द सिटी स्कूल बहरिया टाउन कैंपस। एंड लेकिन जो अडल्ट्स की परफॉर्मेंसेज है वो इवनिंग में है 5 PM ऑनवर्ड से लेकर 9-9:30 तक। और उसमें से 2 जो पाकिस्तान से प्लेज हैं वो हमारी ही प्रोडक्शन के हैं। वन इज कॉल्ड बुक ऑफ लव, जो कि ओपन कर रहा है कल मास इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल। दैट इज अ नॉन वर्बल प्ले के 70 मिनट्स, देयर इज एब्सोल्युटली नो डायलॉग इन द प्ले। 70 मिनट्स, यस। एंड द सेकंड शो इज किंग ऑफ नथिंग, जिसमें दैट इज आल्सो 70 मिनट्स, जिसमें एक एक्टर इज गोना बी ऑन स्टेज फॉर 70 मिनट्स एंड इज गोना टॉक टू द ऑडियंस। और जैसे वो ब्रेक में बता रहे थे वो एक्टर आप हैं, ये भी बताना। ये आप बता नहीं रहे, सस्पेंस रखा हुआ है कल तक के लिए। ऐसे दूसरा ये भी ना कि हसन, ये जिस कल्चर को आप लोग इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं थिएटर के, कि एक में तो कोई डायलॉग ही नहीं है, बिल्कुल, और एक में अगर कोई है भी तो वो अकेले आप हैं, आपने ही पूरा स्टेज संभालना है। तो आपको लगता है कि हमारी ऑडियंस जैसे ब्रेकिंग न्यूज भी बड़ी फटा मार और चीख चिल्लाने वाली चाहिए होती है, वो आपको लगता है कि ऑडियंस बड़े सुकून और तहम्मुल के साथ मतलब वो 17 मिनट निकाल पाएंगे? यू नो, आई लव योर क्वेश्चन। सो बेसिकली मैं एक थिएटर फिल्म ग्रेजुएट हूँ। सो हम लोग हमेशा, हमें भी ये पढ़ाया जाता था कि एज एक्टर्स, डायरेक्टर्स, राइटर्स, इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम अपनी ऑडियंस को एजुकेट करते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली जैसे आपको पता है कि अब काफ़ी ज़्यादा एक्सेस हो चुका है वेब स्ट्रीमिंग की तरफ, नेटफ्लिक्स, अमेजोन, यू नो, आप डिफरेंट स्ट्रीम कर सकते हैं। तो ऑडियंस का विद द पैसेज ऑफ टाइम माइंड ग्रो हुआ है, दे आर सेल्फ अवेयर ऑफ मैनी थिंग्स। सो आई थिंक ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है एज एक्टर, डायरेक्टर्स, राइटर्स, कि हम ऐसा कॉन्टेंट बनाएं, बेशक वो एक्सपेरिमेंटल है, एक डिफरेंट चीज़ है, लेकिन वो हम इस तरह बनाएं कि ऑडियंस, एक लेमैन भी समझ सके। सो आई थिंक दैट इज द मैसेज है। ठीक हो गया। अच्छा आमिर साहब, जिस तरह से फेस्टिवल में अब ये होने जा रहा है, थिएटर तो हो गई, और भी कोई एक्टिविटीज़ हैं जैसे सेलिब्रिटीज़ आती हैं, उनकी भी मेल मुलाकातें हैं, डिस्कशंस भी होती हैं? जी, इसको हमने रखा इसी तरह है कि इसके अंदर 5 डिफरेंट पैनल डिस्कशंस हैं और उसमें मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो आ रही हैं। और नाम बता दें अगर सस्पेंस ना रखें। नहीं, इसमें कोई सस्पेंस नहीं है, ये ऑलरेडी सोशल मीडिया के ऊपर बताया जा रहा है। सरमद खुसट आ रहे हैं, दैन सलीमा हाशमी आ रही हैं, नवीद शहजाद आ रही हैं, देन उसके अलावा मोहसिन गिलानी साहब आ रहे हैं, और बहुत सारे हमारे आर्टिस्ट भी इसके अंदर, रूबी अनम। अच्छा, ताकि हम वो जो पंजाबी थिएटर का एक है उनको भी हम इसलिए बुलाया है, ताकि क्योंकि इसमें एक पैनल डिस्कशन में हम ये भी डिस्कस कर रहे हैं जुगत एंड पंजाबी थिएटर, तो उसका इम्पैक्ट भी हम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये पांचों पैनल डिस्कशंस जो हैं वो रिलेट करती हैं थिएटर या पाकिस्तान में जो थिएटर का कल्चर है उसके साथ। ठीक है, और जिस तरह से आप ये कह रहे हैं कि बहुत से ममालिक के लोग अब आएंगे, वो थिएटर अपना पेश करेंगे, तो पाकिस्तानी परफॉर्मेंसेस भी हैं? जी डेफिनेटली, जैसे हसन ने कहा कि 2 परफॉर्मेंसेस तो मास फाउंडेशन खुद कर रही है, इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब की एक परफॉर्मेंस है, एक परफॉर्मेंस BNU की है, एंड एक प्राइवेट थिएटर ग्रुप है संगत लाहौर, उनकी परफॉर्मेंस है। तो 5 पाकिस्तानी थिएटर ग्रुप्स भी परफॉर्म। ठीक है, और किस तरह से इसको मैनेज किया गया है? कोई टिकट सिस्टम है या पासेस हैं? किस तरह से, जो क्योंकि बहुत से लोग देख रहे होंगे जो फेस्टिवल में आना चाहते होंगे, उनके लिए अगर हम बता सकें। जी, ये इसको करने का मकसद जो था वो ये था कि मैसेज तक ये चीज़ पहुंचे, तो इसलिए हमने इसको टिकट फ्री किया है और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है। आप सिंपली एक छोटा सा फॉर्म है वो फिल करते हैं और आपको एक ऑनलाइन ई पास जो है वो मिल जाएगा, और उसके साथ आप अपनी पसंद की परफॉर्मेंस जो है वो देख सकेंगे। और इसको फ्री करने का मकसद यही है कि मैक्सिमम लोग देखें और इंटरनेशनल थिएटर को पाकिस्तान में रहते हुए एंजॉय करें। अच्छा, ये बताइएगा हसन कि एक्सपेक्टेशंस तो डेफिनेटली सभी की बहुत ज़्यादा हाई होती है। हमारी तो दुआ है कि ये जो आप लोगों का पूरा हफ्ता है वो एक्सपेक्टेशंस आपकी मीट हो जाएं, लेकिन लोगों को यहाँ तक लाना बहुत मुश्किल हो चुका है, क्योंकि हम ये भी देख रहे हैं कि लाहौर में देख लें स्पेशली, यहाँ पर लोगों के पास कोई एक्टिविटी नहीं है। वो खाना खाने चले गए, चले मूवी भी देख ली, तब तो मूवी की टिकट्स भी इतनी महंगी हो चुकी हैं कि पेरेंट्स फैमिली के साथ बच्चों को लेकर अफोर्ड नहीं कर पा रहे होते। तो थिएटर अपनी पार्टिसिपेशन क्या डालेगा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में? आई थिंक सो कि थिएटर के लिए हमारे पास ऑडियंस है। आई ट्रूली बिलीव दैट कि आई हैव बीन डूइंग थिएटर 2013 से लाइक अ प्रोफेशनल एज एन एक्टर। सो तब से लेकर मैंने अभी तक ये हिसाब लगाया कि हमारे पास ऑडियंस है। मेन है कि लोगों तक पहुंचाना ये बात, क्योंकि फिल्म है या टीवी है, उनका मीडियम आपके टीवी पे इतना ज़्यादा है कि आप लोगों तक अपना मैसेज पहुंचा सकते हैं, बट थिएटर को यू नो
अनफॉर्चुनेटली वो ये लैक करता है कि आपको सिर्फ मार्केट करना ही मेन काम होता है। सो अगर लोगों को पता है तो पीपल डू कम। सो या आई हैव सीन के मल्टीपल टाइम्स के इफ यू आर डूइंग अ शो एंड वो एक सर्टन आपने ऑडियंस अपनी टारगेट की भी है, सो इट हैज गॉन के कि वी हैव टू सेट पीपल के प्लीज आप ना आए, हमारा हाउसफुल हो चुका है। सो एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आई थिंक सो जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी हम समझ रहे हैं कि वी आर नॉट रिप्रेजेंटिंग जस्ट वन नेशन एंड वन कम्युनिटी, हम पूरा मुल्क एक रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि कोई भी पाकिस्तान से बाहर आ रहा है हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसने जो भी पाकिस्तान की इमेज लेके जानी है उसने हमारे फेस्टिवल से हमें मिलके इमेज लेके जानी है। सो आई थिंक सो कि दैट इज अवर मेन मकसद कि एक पॉजिटिव इमेज पाकिस्तान की क्रिएट हो ऑल ओवर द ग्लोब, स्पेशली इन परफॉर्मिंग आर्ट्स। ठीक है, और जिस तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट इसको रखा गया है, कोई आप कह रहे हैं कि उसकी कोई टिकट भी नहीं है, तो फिर ये एक बिजनेस मॉड्यूल नहीं है, फिर एक सिर्फ थिएटर को आगे लाने की कोशिश की जा रही है। मैं इसमें ये कहूँगा कि बिल्कुल बिजनेस मॉड्यूल नहीं है और हम इसके ऊपर फोकस भी नहीं कर रहे। हमारा जो मेन मकसद है वो इंटरनेशनल थिएटर को पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाना है, स्पेशली लाहौर में इंट्रोड्यूस करवाना है। कराची में हो रहा है, लाहौर में भी होना चाहिए, और इसके पीछे पैसा कमाना मकसद नहीं है, इसलिए मैसेज तक पहुंचा को टिकट फ्री किया गया। अच्छा, और लास्ट बस मुझे ये बता दीजिए कि वो हमने जो पुराने जमानों में देखा है या अभी भी कहीं का कल्चर ये होता है कि फिल्म्स में भी हाँ के पीछे ब्लैक कलर का कपड़ा लगा होता है और आगे आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहा होता है, तो थिएटर भी थोड़ा सा चेंज हो ही चुका है, तो ये कुछ ऐसा ही होगा या सेट्स होते हैं, लाइटिंग्स होती है। ऑफ कोर्स, लेकिन देखें आप कभी एक इंडिविजुअल प्ले कर रहे हैं, जिस तरह आपको मैं लास्ट में अपने म्यूजिकल्स में इनवाइट करूंगा, तो हम एक बड़ा लेविश किस्म का सेट वहां पे लगा सकते हैं, ठीक है, कि इसमें आपके एक डबल स्टोरीज हो सकती हैं, मल्टीपल स्टोरीज के साथ आप खेल सकते हैं। लेकिन जब एक फेस्टिवल हो रहा है कि जहां पे डिफरेंट टीम्स ने आगे करना है, तो हम लिमिटेड सेट और लिमिटेड प्रॉप्स के साथ करते हैं, ताकि उसको हटाना और फिर दोबारा चीजें लेकर आने में काफी आसानी हो। एग्जैक्टली। और इसमें मैं बस एक छोटी सी बात ऐड करूंगा कि एट द एंड ऑफ द डे जो टीम कर रही है उसकी जो भी डिमांड है वो तो डेफिनेटली पूरी कर रहा है, तो अगर उनकी डिमांड जो है वो पूरी हो रही है, दैट्स गुड। ठीक है, बहुत शुक्रिया डायरेक्टर फेस्टिवल आमिर नवाज साहब और फेस्टिवल कोऑर्डिनेटर हसन रजा हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन खत्म हुआ, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।